ओके बेटा, आज हम पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट फंजाई। फंजाई का लास्ट टाइम हमने ऑलमोस्ट रिप्रोडक्शन के पोर्शन तक पढ़ लिया था कि हाउ फंजाई एक्चुअली रिप्रोड्यूसेस, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। हम उस पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए आगे इनकी फर्दर क्लासेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे हम उस पोर्शन को कंटिन्यू करवाते हैं, आगे कंटिन्यू लेके चलते हैं बेटा। फंजाई को आगे कंटिन्यू करने से जस्ट पहले थोड़ा सा एक रफ आइडिया मैं तुम्हें दे देता हूं फंजाई के बारे में, जो बेसिक पॉइंट्स तुम सब लोगों को पता होने चाहिए। फंजाई के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले ये एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक होने का मतलब इनके पास, फंजाई के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इनके पास सेल वॉल भी बेटा प्रेजेंट होती है, सेल वॉल आल्सो प्रेजेंट, and cell wall is made up of a polysaccharide called chitin और chitin। ठीक है, देन इसके बाद we came to the mode of nutrition, to the point of mode of nutrition कि अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। मोस्टली जो फंजाई होती हैं बेटा वो सारी सेप्रोफाइट्स होती हैं, ज्यादातर जो फंजाई हैं वो सेप्रोफाइट्स हैं, बट few of them are parasitic also। ठीक है, ये बात समझ आई। they all fungi actually comprises of multicellular organism। बेसिकली ये मल्टीसेलुलर होंगे, सारी फंजाई मल्टीसेलुलर कंसीडर की जाती है, एक्सेप्ट देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट व्हिच इज एन यूनिसेलुलर फंजाई। ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो एक जनरल आइडिया है जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं यहां पर। बेटा फंजाई के केस में जब हम फंजाई की स्टार्टिंग करते हैं तो फंजाई ग्रो कहां करती है, यानी कि इसका हैबिटेट मॉइस्ट, ह्यूमिड। ये जो मॉइस्ट वर्ड हमने लिखा है ह्यूमिड, हम साथ में डाल देते हैं, डार्क प्लेसेस ये ग्रो करेगी। इसके अलावा हैबिटेट के साथ साथ अगर हम बात करें फंजाई ग्रो कहां करेगी, ऑब्वियस है जब सैप्रोफाइट हमने बोला तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फंजाई ग्रो करती है बेटा। फंजाई डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करेगी, जस्ट लाइक अ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। कंसिडर इट लाइक कि हमारा जो एनवायरमेंट है, जैसे हम कहते हैं कि बैक्टीरिया किसी भी जगह मिल सकता है, हमारे एनवायरमेंट में ऐसी कोई जगह है जहां बैक्टीरिया ना अवेलेबल हो, बैक्टीरिया इज ऑल अराउंड अस। इसी तरीके से अगर हम बात करें फंजाई की, फंजाई के भी स्पोर्स होते हैं, एंड ये स्पोर्स हमारे एनवायरमेंट में सस्पेंडेड है। ये स्पोर्स भी दो टाइप के हैं, लाइक एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल स्पोर्स। कंसिडर दीज स्पोर्स like seeds, consider these spores are like just seeds। एंड अगर ये सीड्स हैं बेटा तो सीड्स जनरली ऑन जर्मिनेशन ये क्या गिव राइज करेंगे, सीड जैसे प्लांट को गिव राइज करते हैं, यहां पर ये स्पोर्स होल न्यू फंजाई को गिव राइज करेगी। यहां तक क्लियर है। एक शॉर्ट में अगर कंसिडर करें, अगर हम यहां स्पोर के रिस्पेक्ट में लेके चढ़े तो चीजों को समझना, एयर में स्पोर्स चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्स हो, ये सस्पेंडेड है। जब भी एक डेड ऑर्गेनिक मैटर, दिस पर्टिकुलर डेड ऑर्गेनिक मैटर, अब जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के हो सकते हैं और मे बी ऑफ सेम स्पीशीज, बहुत सारी स्पोर्स यहां पे लैंड करेंगे। एंड व्हेनेवर द कंडीशन बिकम फेवरेबल तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर स्पोर्स they will germinate and give rise to a filament like structure, they give rise to filament like structure, filament और thread, मैं दोनों ही वर्ड यहां यूज कर रहा हूं, thread like structure called hyphae।
हाइफे क्या है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। हाइफे में भी हमने देखा था दो टाइप होते हैं बेटा, एसेप्टेड हाइफे एंड द सेकंड वन सेप्टेड हाइफे। एसेप्टेड हाइफे इज जस्ट लाइक, जैसे हम यहां पे एक फिलामेंट बना लेते हैं, यहां पे भी एक बना लेते हैं, यहां पर एसेप्टेड हाइफे में डिफरेंस देखो, एसेप्टेड हाइफे और सेप्टेड हाइफे में डिफरेंस क्या है? सेप्टेड हाइफे में ये जो तुम्हें वॉल्स दिख रही है, दीज वॉल्स, इन ये है, ये क्रॉस वॉल्स, इन क्रॉस वॉल्स को ही सेप्टा कहा जाता है। सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल्स। सेप्टेड हाइफे में ये क्रॉस वॉल प्रेजेंट है बेटा, while in case of aseptate hyphae cross walls are absent, there is no cross walls। यानी कि हमारा ये जो फिलामेंट है इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यूअस है। पॉइंट देखो, यहां पर कितने न्यूक्लियाई हैं? एक से ज्यादा, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे है। ये कैसा हाइफे है बेटा? एसेप्टेड हाइफे एक मल्टी न्यूक्लिएट हाइफे है, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं सिंसिटियम। और एक और वर्ड मैं यूज करता हूं सिंसिटियम की जगह, सीनोसिटिक, COENO, सीनोसिटिक हाइफे भी हम इसको कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट और सीनोसिटिक। वाइल इन केस ऑफ सेप्टेड हाइफा, ये जब सेप्टेड हाइफा की बात करते हैं तो यहां क्रॉस वॉल्स होने की वजह से हर एक सेल में एक सिंगल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसके लिए हम वर्ड न्यूक्लियस यूज कर लेते हैं। क्या ये बात समझ आई? ये सब लोगों को क्लियर है बेटा? Spores on germination give rise to a filament like structure or thread like structure called hyphae। Hyphae are of two types, aseptate and septate hypha। Septate hypha में cross walls are there, while in case of aseptate hypha there is no cross walls present। aseptate hypha में ये continuous protoplasm है। प्रोटोप्लाज्म कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। और न्यूक्लियाई का काउंट बहुत ज्यादा, तो मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज को कोइनोसिटिक और सीनोसिटिक वर्ड यूज किया जाता है, जनरली सीनोसिटिक बोलते हैं बेटा। एनसेप्टेड के केस में हर एक सेल कैसा है? एक सिंगल न्यूक्लियस के साथ, तो क्रॉस वॉल्स आते हैं। फिर इसके बाद यहां पर एक वर्ड और मैं मेंशन कर देता हूं, यहां जो न्यूक्लियाई मेंशन किए गए हैं, सारे न्यूक्लियाई, ये वाले या इनमें से कोई भी एक सिंगल न्यूक्लियाई की हम बात करें, इनका जो प्लॉइडी है, ये सिंगल न्यूक्लियाई, ये हैप्लॉइड है बेटा। लास्ट क्लास के अंदर हमने इस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। जब हम रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन पे जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो उस टाइम पर मैं वापस से इस हैप्लॉइड डिप्लॉइड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा पार्ट इस तरीके से समझा दूंगा, दैट मींस तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो जाए। पंजाय के केस में जब हमने इनिशियल स्टेज पे हाइफे क्रिएट किया, तो हाइफे था सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, इनिशियल प्राइमरी स्ट्रक्चर। हाइफे जब हाईली ब्रांच हो जाए, हाईली ब्रांच, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हाईली ब्रांच हाइफे को नाम दिया जाता है माइसीलियम। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। जब एक बार माइसीलियम की स्टेट ये गेन कर लेता है, दैट मींस ये काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है वेजिटेटिवली, और फिर उसके बाद दिस माइसीलियम इज कैपेबल टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और सेक्सुअली। यानी कि फंजाई के केस में तीन टाइप की रिप्रोडक्शन है बेटा। फंजाई कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली, asexually and sexually। वेजिटेटिव के केस के अंदर
फ्रेगमेंटेशन सबसे कॉमन है। एसेक्सुअल के केस के अंदर यहां फॉर्म होने वाले हैं स्पोर्स, जैसे हम यहां वर्ड लिख देते हैं इसकी जगह। सबसे पहला लाइक कोनिडिया, सेकंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, और एक और वर्ड हम यहां यूज करने वाले हैं जूस्पोर्स। ठीक है, जस्ट अ सेकंड बेटा। यहां वाले केस में जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, कंसिडर इट लाइक, इनके लिए एक मैं वर्ड और यूज कर रहा हूं ए प्लेनोस्पोर्स। दे आर नॉन मोटाइल, while the zoospores they have flagella and they are motile. These are motile spores. होप सबको समझ आ गया हो। कोनिडिया दे आर लाइक, ये स्पोर्स तो हैं, बट इन स्पोर्स की अगर बात करें लाइक एक स्ट्रक्चर है, ये कोनिडिया लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली ये स्पोर्स है जो माइसिलियम के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर्म होता है। स्पेशलाइज्ड माइसिलियम कुछ केसेस में कोनिडिया फॉर्म करता है। कोनिडिया यानी कि ये जो एक सिंगल टॉप पे जो स्ट्रक्चर है, देखोगे ध्यान से, ये छोटे वाला जो स्ट्रक्चर इनिशियल केस में, ये जो आर्म है ये डिवाइड करती है माइटोटिकली, यानी कि ये एन है। जब ये डिवाइड करती है तो इससे बनने वाला जो नया सेल है वो भी एन होता है। अब ये सेल जैसे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे इसका साइज गेन हो रहा है, दैट मींस ग्रोज इन साइज। दिस सेल ग्रोज इन साइज एंड गेट्स मैच्योर्ड। और जो टिप पे है यहां पर फिलहाल जो सबसे ऊपर प्रेजेंट जो स्पोर है, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम नाम देते हैं कोनिडिया। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो यहां से डिटैच हो जाता है बेटा, ये यहां से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होके whenever condition become favorable, यानी कि इस स्पोर को जैसे ही कंडीशन फेवरेबल मिलेगी डिटैचमेंट के बाद, ये फर्दर जर्मिनेट करके गिव राइज कर देगा हाइफा को, देन माइसिलियम को, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। इन द सेम वे जो ए प्लेनोस्पोर्स हैं, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स, एंड जूस्पोर्स आर मोटाइल स्पोर्स। इनके साथ भी यही रहता है। यहां तक का पार्ट समझ आया बेटा? यहां तक का क्लियर है? इसके बाद जब हम बात करते हैं कि फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली, हाउ फंजाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली, तो सेक्सुअल के केस के अंदर फंजाई सेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म करेगी बेटा, और जो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो बेसिकली 3 टाइप के। कौन कौन से? लाइक oospores, सेकंड ascospores, एंड थर्ड basidiospores। बेसिकली फंजाई को जब हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उसकी क्लासेस की बात करें, फंजाई में टोटल फंजाई को कितनी क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, तो फंजाई की 4 को फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया बेटा। द फर्स्ट इज फाइकोमाइसीड्स, द सेकंड वन एस्कोमाइसीड्स, द थर्ड वन बेसिडियोमाइसीड्स, and the fourth one ड्यूट्रोमाइसीड्स। ड्यूटेरोमाइसीड्स बोलना चाहो ड्यूटेरोमाइसीड्स बोल दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट लिखते टाइम पर अपनी स्पेलिंग को सही रखना। जब फाइकोमाइसीड्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो oospores हैं। एस्कोमाइसीड्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में बनने वाले स्पोर्स एस्कोस्पोर्स, एंड इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट बेसिडियोस्पोर्स होगा।
अब तुम पूछोगे कि बेसिडियोस्पोर्स मतलब बेसिडियोमाइसीट्स बता दिया, एस्कोमाइसीट्स बता दिया, तो फाइकोमाइसीट्स भी बता दिया, तो ड्यूट्रोमाइसीट्स का क्या? ये वो पर्टिकुलर क्लास है फंजाई की जिसमें क्लासिफाई की गई जितनी भी फंजाई हैं उनमें सेक्सुअल स्टेज मिसिंग है बेटा। अभी हम इसको पूरे तरीके से लैबोरेट करके देखेंगे। द पॉइंट इज, यहां जो स्पोर्स के बारे में बात कर रखी है, उन स्पोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन ऊपर की तीनों क्लासेस के अंदर स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल स्पोर्स, तो हमने यहां पर तीनों को कैटेगराइज कर दिया, oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, तीनों के नाम दे दिए। लेकिन वही हम जब बात करते हैं ड्यूटोमाइसीट्स यानी कि द फोर्थ क्लास ऑफ द फंजाई किंगडम, तो इस पर्टिकुलर क्लास में सेक्सुअल स्टेज जो है मिसिंग है, वो ऑब्जर्व ही नहीं की गई। ठीक है, क्या बात समझ आई? फिर इसके बाद बेटा आगे चलते हैं। आगे का मतलब होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात यहां कर ही रहे हैं, तो फंजाई के केस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट आता है तो देयर आर सर्टेन स्टेप्स, उन स्टेप्स को फंजाई फॉलो करती है टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब वो स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है, यहां पे तुम्हें दिखाता चला जाता हूं। जनरली हमारे पास जो एक ब्रेड का पीस है, अगर हम एक ब्रेड पे बात करें, तो यहां जो एक सिंगल स्पोर यहां जर्मिनेट, ये सिंगल स्पोर जो लैंड हुआ था, अब ये स्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो इससे पूरा नेटवर्क ऑफ हाइफे और माइसिलियम बनेगा, माइसिलियम का बना दिया, इसी तरीके से इससे भी बनेगा बेटा। तो ऐसे में कंसिडर करो ये जो हमारे पास, अब मैं थोड़ा सा बड़ा ही बना दूं इसको ताकि तुम लोग समझ पाओ वापस से, इस पर्टिकुलर स्पोर से जो फंजाई से माइसिलियम क्रिएट होता चला जा रहा है, ऐसे में जो ये वाला हाइफा है, ये जो हाइफे है दिस वन, ये वाला हाइफा और ये वाला हाइफा, कंसिडर करो ये दोनों हाइफे काफी क्लोज आ गए एक दूसरे के। ये एक सेकंड बेटा, बेटा एक क्वेश्चन है कि कोनिडिया कौन सा है? कोनिडिया बेसिकली एसेक्सुअल स्पोर है, और ये जनरली देखा जाता है एस्कोमाइसीट्स है ना, एस्कोमाइसीट्स जो हमारी फंजाई की क्लास है एस्कोमाइसीट्स, इसमें कोनिडिया देखे जाते हैं। अभी इस पोर्शन पे हम जंप करने वाले हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और किस तरीके से सारी क्लासेस में रिप्रोडक्शन चलता है उसको हम देखेंगे यहां पर। बट अभी फिलहाल मैं एक छोटा सा रिकॉल तुम्हें करवा रहा हूं कि यहां पर फंजाई कंपैटिबल इनकंपैटिबल हाइफे का क्या मतलब है, ताकि मैं आगे वाले पोर्शन पर जंप कर सकूं। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजाई, जनरली जो ब्रेड का हमारे पास ये जो ऊपर वाला पार्ट हम पूरा ये स्क्वायर देख रहे हैं, वो एक ब्रेड के पीस को रिप्रेजेंट करता है विच इज इन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर द फंजाई। फंजाई के ऊपर जो स्पोर है जब जर्मिनेट करता है देन गिव राइज टू हाइफे, हाइफे यानी कि जो धीरे धीरे करते करते माइसिलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां वाले पार्ट में जो हमारे पास ये एक हाइफे है, जस्ट अ सेकेंड, अब देखोगे तो ये वाले दोनों हाइफे हैं एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके हैं। बट द पॉइंट इज, जैसे ये वाले स्ट्रक्चर को मैं यहां दिखा देता हूं, अब ये जो हाइफे हैं कंसिडर इट लाइक, ये दोनों जो हाइफे हैं, क्या इन दोनों का जो ओरिजिन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या सेम स्पोर है? एक ही सिंगल स्पोर ने इनको गिव राइज किया है ना। तो ऐसे में ये जो दोनों फंजाई हैं इनके पास ये दोनों का जो दोनों सेल्स हैं ये हैप्लॉइड होगा, लेकिन दीज टू हाइफे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि इनका ओरिजिन कहां से हुआ है? देखो सेम पर्टिकुलर एक सिंगल स्पोर ने गिवराइज किया है इसको, एक सिंगल स्पोर से अराइज हुए हैं ये पूरे हाइफे का स्ट्रक्चर, ये पूरा माइसिलियम। जब पूरा माइसिलियम को अराइज करने के लिए एक सिंगल स्पोर, दिस पर्टिकुलर स्पोर इज रिस्पॉन्सिबल, तो ऐसे में जितने भी इसके हाइफे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे कोई भी हाइफे क्यों ना हो इसकी पूरी बॉडी पे, जो ब्रेड के पूरे पीस के ऊपर अगर सिंगल स्पोर से वो अराइज हुए हैं, तो इनके अंदर जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं होगा, यानी कि दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइफे। तो ऐसे में जेनेटिकल जो आइडेंटिकल हाइफे होते हैं, जेनेटिक आइडेंटिकल हाइफे, वो आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते। दैट मींस ये दो हाइफे सेक्सुअली इनकंपैटिबल कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बेटा। ये बात समझ आई? अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइफे एक दूसरे के क्लोज बाय आते हैं, तो ऐसे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके बीच में नहीं हो पाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट पॉसिबल। पहले तो ये चीज माइंड में रखना, क्या ये बात क्लियर है? ये चीज क्लियर है बेटा सबको? जेनेटिकली आइडेंटिकल जो हाइफे होते हैं दे आर इनकंपैटिबल सेक्सुअली,
जब ये सेक्सुअली इनकम्पैटिबल होते हैं तो कंपैटिबल कौन से होते हैं? पहला पॉइंट तो ये कि सेक्सुअली इनकम्पैटिबल वाला केस तो तुमने देख लिया, देन कंपैटिबल कौन से हैं? कंसिडर करो इस पर्टिकुलर फंजाई पे एक और फंजाई का स्पोर आया है, दोनों की देखो ये स्पीशीज ए है, ये भी स्पीशीज ए है, बट इन दोनों का जो स्पोर का सोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आया है। सोर्स का मतलब एक ए पोजीशन एक प्लेस से और दूसरा बी प्लेस से। इस वाले केस में इन दोनों स्पोर्स की बात करें, स्पीशीज तो सेम है लेकिन इन दोनों में जेनेटिक वेरिएशंस होंगे। अब यहां पर इससे भी हाइफे क्रिएट होगा, एक ही ब्रेड के ऊपर ऐसा हो सकता है ना, बहुत सारे स्पोर्स जर्मिनेट कर जाए। अब यहां पर देखो ये ग्रीन हाइफे और ऑरेंज हाइफे दोनों के दोनों एक दूसरे के क्लोज बाय आ चुके हैं। तो यहां लेते हैं हम सेकंड सिचुएशन जिसके अंदर एक हाइफे ये रहा ग्रीन, ये तुम्हें दिखाने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट मैं करूंगा ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड सेकंड हमारे पास दिस वन, यहां दो हाइफे एक दूसरे के क्लोज बाय आ चुके हैं, दोनों की जो स्पीशीज है, स्पीशीज इज सेम, ये स्पीशीज है ये भी स्पीशीज है, लेकिन जेनेटिक वेरिएशंस आर देयर। क्योंकि कलर के रिस्पेक्ट में तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस हैं, क्योंकि इनका जो सोर्स है दोनों स्पोर्स का वो दोनों की जो स्पीशीज है। अब इसके आगे अगर हम बात करें इसके सभी सेल्स अभी भी हैप्लॉइड हैं, इसके भी सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं। पहले तो ये देखो क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस आर देयर दैट मींस दीज टू हाइफा आर सेक्सुअली कंपैटिबल। इस पूरे पेज के ऊपर जो मेन वर्ड्स हैं वो क्या है, यहां पूरे पार्ट में एक चीज रिप्रेजेंट की गई है कि कौन से दो हाइफे कंपैटिबल होंगे और कौन से दो इनकम्पैटिबल होंगे। अगर दो हाइफे सेम स्पोर से राइज हुए हैं एंड वो क्लोज बाय आ जाते हैं तो ऐसे में दोनों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली कॉपी होती है, तो वो हाइफे जो जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइफे कंसिडर किए गए हैं दे आर इनकम्पैटिबल, दे आर सेक्सुअली इनकम्पैटिबल विद ईच अदर, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम आगे चलते हैं अगले पोर्शन पे कि अगर एक ही ब्रेड के पीस के ऊपर एक से ज्यादा टाइप के स्पोर्स आके जर्मिनेट करते हैं और जो भी स्पोर्स जर्मिनेट कर रहे हैं अगर वो सेम स्पीशीज के हैं बट उनका सोर्स अलग अलग सोर्स है, यानी कि अलग अलग पंचायत से आए हैं, अलग अलग प्लेसेस से आए बट स्पीशीज आर सेम, तो देयर आर चांसेस उनमें जेनेटिक वेरिएशन जरूर होंगे। और अगर जेनेटिक वेरिएशन है बेटा इनके अंदर, तो जेनेटिक वेरिएशन के होने की वजह से दे बिकम कंपैटिबल, they are sexually compatible, they are considered as sexually compatible बेटा। और अगर ऐसा है तो क्या होगा इनके केस में, क्या होगा, क्योंकि नाउ दे आर रेडी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। अब नेक्स्ट स्टेज देखना, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो हम स्टेप्स के बारे में बात करें, नाउ ये स्टेप्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्या स्टेप्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन केस ऑफ फंजाई? सबसे पहला स्टेप, ये दोनों जो हाइफे हैं एक दूसरे के टूवर्ड आएंगे एंड दोनों हाइफे एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। ऐसे ले लो ताकि तुम्हें बेटर समझ आए। अब मैंने इसको मिक्स कलर से इसलिए बनाया ताकि तुम्हें ये लगे, दिख जाए कि भाई ये दोनों हाइफे के जो प्रोटोप्लाज्म है ये आपस में दोनों के दोनों सेल्स पूरे तरीके से मर्ज कर गए, फ्यूज कर गए। यानी हुआ क्या है, यहाँ पे जो सेल्स हैं ये दोनों हाइफे एक साथ मर्ज कर गए, फ्यूज कर गए। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये हुआ क्या, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और इसको कहा जाएगा प्लाज्मोगेमी। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन fungi, sorry, is plasmogamy. Plasmogamy means fusion of protoplasm of two compatible hyphae. यहां पर अगर ये हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड है। अब जहां एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई होना चाहिए था, इस पर्टिकुलर स्टेज में कितने न्यूक्लियाई आ गए? ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टेज को जहां पर इस सेल के अंदर इस फंजाई के एक सेल में दो न्यूक्लियाई हैं, इस पर्टिकुलर स्टेज को नाम दिया जाता है डाइकैरियन। और फेज को बोलेंगे, इस जो फेज है इस फेज को नाम देंगे डाइकैरियो फेज। जनरली क्या होता है, जब
ये दोनों फ्यूज करते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, तो बहुत जस्ट इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि शॉर्टर इंटरवल के बाद ही दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाने चाहिए, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाने चाहिए आपस में। इसका मतलब है कि ये जो सेल यहां हम कंसिडर कर रहे हैं इसके बारे में, जो ऊपर एन थे यहां पर ये 2n हो जाना चाहिए था, जैसे कि हम बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि इन दोनों के फ्यूजन के थोड़ी देर के बाद ही ये वाली स्टेज आ जानी चाहिए थी। बट कुछ फंजाई में क्या होता है कि ये वाली स्टेज अटेन करने से पहले ये फॉर अ ड्यूरेशन वो डायकैरियो फेज में एंटर कर जाता है, जहां पे तुम डायकैरियोन और डायकैरियोटिक स्टेज देख पाते हो। ये स्टेज है डायकैरियोन स्टेज, तुम ऑब्जर्व कर पाते हो। ठीक है बेटा, जनरली होना क्या चाहिए था कि जब ये प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा उसके जस्ट नेक्स्ट दोनों का जो न्यूक्लिया है वो आपस में फ्यूज कर जाएंगे। न्यूक्लिया जब फ्यूज करेंगे तो फ्यूजन होने का मतलब है कि क्या तुम ये वाली स्टेज देख पाओगे? आंसर इज नो। ये शॉर्ट लिव्ड होती है बहुत सारी फंजाई के अंदर, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फंजाई, अदर फंजाई में ये ऑब्जर्वेबल होती है। तो जब ये ऑब्जर्वेबल है तो उस फेज को नाम दे दिया डायकैरियो फेज, एंड स्टेज हो गया डायकैरियोन और डायकैरियोटिक स्टेज। स्ट्रक्चर है डायकैरियोन। यहां तक क्लियर है? द फर्स्ट स्टेप इज, इस पूरे पोर्शन में तुम्हें यह तो पता लग गया कि प्लाज्मोगेमी क्या होती है। तो पहला स्टेप क्या है टुवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास? प्लाज्मोगेमी। अब इसके बाद प्लाज्मोगेमी होने के बाद, जैसे कि हमने यहां पे अभी ऑब्जर्व किया कि दोनों के दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे। अब देखो फिलहाल यहां तो फ्यूज नहीं करे, लेकिन ये फ्यूज कर जरूर जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के अंदर। जब ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर फ्यूज करेंगे तो सेकंड स्टेप, जहां पर दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, उन न्यूक्लियाई के फ्यूजन हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कैरियो। कैरियो इज द टर्म यूज फॉर जेनेटिक मटेरियल। यहां पर ये जो दो न्यूक्लियाई थे, ये दो न्यूक्लियाई जो हमें एक सेल के अंदर दिख रहे हैं, अब जब ये फ्यूज करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज के अंदर, ये वाली स्टेज जब ये गेन करने ही वाले हैं, तो इस स्टेज पे जब न्यूक्लियस न्यूक्लियस इनके फ्यूज कर गए, इस स्टेज को नाम दिया जाता है कैरियो गैमी। कैरियो इज अ टर्म यूज फॉर जेनेटिक मटेरियल। और गैमी मतलब यहां पे बेसिकली फ्यूजन के लिए गैमी वर्ड यूज किया गया है। क्या यहां तक का क्वेश्चन क्लियर है? क्या ये पार्ट सब लोगों को समझ आया? तो ऐसे में इस पर्टिकुलर सेल की प्लॉइडी बेटा डिप्लॉयड हो जाएगी। 2n वाली स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? डिप्लॉयड। यहां तक क्लियर है? लेकिन जो फंजाई है, जो फंजाई है, इसका एक्चुअल प्लॉइडी क्या रहता है? यानी कि जो हमने शुरुआती केस में देखा कि जो स्पोर है, जो आगे जाके जर्मिनेट करके हाइफे को गिव राइज कर रहे हैं, और हाइफे के अलावा जो हम माइसिलियम वर्ड यूज कर रहे हैं, यहां पर जो सेल है स्पोर, इसका प्लॉइडी क्या है? इसका ओरिजिनल प्लॉइडी हैप्लॉइड है। इसी तरीके से हाइफे के हर सेल की प्लॉइडी कैसी है? हैप्लॉइड। माइसिलियम के हर न्यूक्लियाई की, क्योंकि सेपरेट और एसेपरेट दोनों हो सकते हैं ना यहाँ पे, तो हाइफे, तो इन सबका प्लॉइडी कैसा होता है इनिशियली? हैप्लॉइड। यानी कि इनका जो मेन जो प्लांट, इनके जो बॉडी है, मेन जो फंजाई की बॉडी है, उसके जो सेल्स हैं उनका प्लॉइडी क्या रहता है? हैप्लॉइड। बट एक बार जब कैरियोगेमी हो जाता है तो कैरियोगेमी के बाद जो प्लॉइडी है वो कैसी हो जाएगी बेटा? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कि 2n की स्टेज में आ जाएगी। और अगर वो 2n की स्टेज में आ चुकी तो ओरिजिनल स्टेट क्या है इसकी? ओरिजिनल स्टेट तो हैप्लॉयड है, लेकिन अब ये क्या हो चुका है? डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड से इसे वापस से हैप्लॉयड की स्टेज गेन करनी पड़ेगी। डिप्लॉयड स्टेज से इसे वापस से हैप्लॉयड की स्टेज गेन करनी पड़ेगी। और जब ये प्रोसेस हम करते हैं, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड की तरफ जाते हैं, लाइक इफ अ सेल हैज टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड सेल्स, a diploid cell has to produce haploid cell. In that case, this diploid cell undergo
मियोसिस प्रोसेस, मियोसिस जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है बेटा। मियोसिस की प्रोसेस में ये जो डिप्लॉयड सेल है वो बेसिकली पहले दो सेल्स फॉर्म करेगा। मियोसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। मियोसिस में मियोसिस वन एक पार्ट जिसमें एक से दो सेल बनते हैं। द पेरेंट सेल इफ 2n result in the formation of an n structure, then again now the meiosis 2 will occur. The whole meiosis process include meiosis 1 and meiosis 2 together. Then इसके बाद इससे फर्दर बनेंगे दो सेल्स, ये भी n, ये भी n, ये भी n, ये भी n। ठीक है, यहां पर कंसिडर करो इस पर्टिकुलर पोर्शन में ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड का कॉन्सेप्ट मैं यहां बता देता हूं। अगर हमारे पास लाइक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग हमारा एक फंक्शनल सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है, तो हमारे फंक्शनल सेल को भी हम कहते हैं डिप्लॉयड बोला जाता है। ठीक है, अगर हमारे फंक्शनल सेल को डिप्लॉयड बोलते हैं तो हमारे पास जो ये न्यूक्लियस है बेटा, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। यही तो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट ना? यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है हमारे पास, ये एक्चुअल में जो न्यूक्लियस के अंदर इस तरीके से दिखाया जाता है, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्रोमैटिन। ये पीछे भी डिस्कस किया था बट आगे चलते हैं। इसको क्रोमैटिन कहा जाता है। क्रोमैटिन यानी कि ये डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन जब भी कोई सेल, इफ सेल अंडरगो डिवीजन, सेल डिवीजन फॉलो करना चाहता है, इफ सेल एंटर इनटू सेल डिवीजन प्रोसेस, तो ऐसे में एक सेल के अंदर जहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सेल इस डीएनए की एग्जैक्टली कॉपी बना लेता है। सेल इस डीएनए की एग्जैक्टली कॉपी बना लेता है, बिल्कुल डबल हो जाता है डीएनए। एक फंक्शनल सेल के अंदर डीएनए जो प्रेजेंट है वो क्रोमैटिन की फॉर्म में प्रेजेंट है और वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सारी जो जीन्स होती हैं बेटा, सारी जीन्स यानी कि 100% जीन्स वो इस डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे में जब भी सेल एंटर करेगा इनटू स्टेट ऑफ डिवीजन, तो एंटर करने से पहले जो डीएनए होता है सेल का वो डबल हो जाता है। एक सेल के अंदर डीएनए डबल हो जाता है, यानी कि जीन्स का कंटेंट कितना हो जाएगा, इसके पास भी 100%, इसके पास भी 100%, डबल हो जाता है बेटा डीएनए। और फिर इसके बाद एक्चुअल में सेल डिवीजन फॉलो करता है। एक सेल को, तो अगर माइटोसिस हो रहा है तो एक पार्ट एक सेल के पास और दूसरा पार्ट दूसरे सेल के पास, जिससे दोनों सेल्स के पास 100% डीएनए होता है। दोनों ही सेल्स के पास 100% डीएनए, 100% जीन्स है। दैट मींस जो डॉटर सेल्स हैं 100% फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अगर डीएनए डबल ना हो तो ऐसे केस में क्या वो जो बनने वाले नए सेल्स हैं वो पेरेंट की तरह सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? आंसर इज नो। तो ऐसे में माइटोसिस प्रोसेस हो चाहे मियोसिस प्रोसेस हो, दोनों के केस के अंदर इनिशियल स्टेजेस के अंदर डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, जो कि अभी हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर देखा कि यहां पे डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है बेटा, अगले स्टेज में जो हमारे पास डीएनए का कंटेंट डबल हुआ, यहां पे मैं इसी सेंस में आगे लेके चलूंगा क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग को एक सेंटर लेके चल रहा हूं। ह्यूमन बीइंग्स के केस में जो क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में कहा जाता है ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम होते हैं 46। ह्यूमन बीइंग का को डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। वी आर डिप्लॉयड, यस वी आर। तो हमारे केस में क्रोमोसोम 46 है। यहां एक और चीज समझना, 46 है तो का मतलब होता है हमारे पास जो क्रोमोसोम है बेसिकली 46, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, ऐसे टोटल मिला के 46 होंगे। ये एक, ये दो, तो इस तरीके से टोटल कितने होंगे? 46। अगर मैं यहां पे सिंपल फॉर्म में दिखा दूं, बहुत सिंपल फॉर्म में दिखाऊं, अगर ये क्रोमोसोम्स को मैं इस तरीके से लिख दूं, ये सारे के सारे ऐसे क्रोमोसोम टोटल ऐसे 46 लगा दूं एक साथ लाइन से, तो यहां पर ये सिंगल सिंगल क्रोमोसोम जो यहां पे दिखेंगे तुम्हें, ये इसको मैं बोलूंगा सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये कैसा सेट है?
इट्स अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। वहीं अगर मैं इन क्रोमोसोम्स को, ये तो 46 हो जाएंगे, लेकिन इन क्रोमोसोम्स को अगर मैं ऐसे प्लेस कर दूं तो इस तरीके से, अगर हम पेयर की फॉर्म में यानी कि पेयर्ड क्रोमोसोम की बात करें, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अगर हम पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, तो अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम इसको हम डिप्लॉयड बोल रहे हैं, तो हमारे केस में क्रोमोसोम सिंगल सिंगल फॉर्म में ना हो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्म में, सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और टोटल इसके पास 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स, जिसका मतलब टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए बेटा, 46। इतना पोर्शन, ये चीज समझ आई। जब मैंने इतनी बात बताई तो एक और सुन लो। हमारा जो एक क्रोमोसोम होता है, ये एक क्रोमोसोम है, और ये एक क्रोमोसोम इन दो पर्टिकुलर थ्रेड से बना है। देखो मैं ये दो थ्रेड ऐसे बना रहा हूं, ये वाला एक और ये वाला, इधर वाला दूसरा, ये। अब मैं इसको ए लिख देता हूं और इसको ए डैश लिख देता हूं। अब ये चीज समझना, एक क्रोमोसोम बना है टू थ्रेड्स, जिनको नाम देते हैं क्रोमैटिड्स। अब ये क्रोमैटिड्स कैसे बनते हैं, ये लगा लो। अगर मैं एक क्रोमोसोम को दो क्रोमैटिड से, एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम बनाने में कितने क्रोमैटिड की रिक्वायरमेंट है बेटा, दो की। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 46। तो इन 46 क्रोमोसोम को बनाने के लिए कितने क्रोमैटिड चाहिए होंगे, 92 क्रोमैटिड्स। क्या ये बात समझ आई, ये बात सब लोगों को क्लियर है। अगर एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से बना होता है और ह्यूमन बींग्स के पास टोटल क्रोमोसोम 46 है, तो उसके अकॉर्डिंग इन 46 क्रोमोसोम को बनाने के लिए 92 क्रोमैटिड्स की जरूरत पड़ेगी। ये चीज क्लियर है, ठीक है। लेकिन पीछे वाली स्लाइड में देखो, जो एक फंक्शनल सेल होता है हमारा, इस फंक्शनल सेल में जो डीएनए इस वक्त प्रेजेंट है, वो जो क्रोमेटिन लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन, डबल होने से पहले इस पर्टिकुलर डीएनए के पास 100% जीन्स है, यानी कि वो सारी जीन्स जो सेल को काम करने के लिए चाहिए। सेल जितनी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो सारी जीन्स इस पर्टिकुलर डीएनए के पास, फंक्शनल सेल के डीएनए के पास प्रेजेंट है। यानी कि सेल डिवीजन में अगर ये एंटर करके डबल भी ना हो, तब भी इसके पास सारी जीन्स प्रेजेंट है। ऐसे में आगे देखो, ये वही डीएनए है जो क्रोमैटिन था एक, और ये वाला क्रोमैटिन था दूसरा, जो डिवाइड डबल हो गया। ये पर्टिकुलर क्रोमैटिन आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट साइज के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, ये छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है बेटा। और ये जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, इनको नाम दिया जाता है क्रोमैटिड। एक ह्यूमन बीइंग का जो सेल है, एक फंक्शनल सेल, ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट जो एक फंक्शनल सेल है, उस फंक्शनल सेल में जो डीएनए होता है, उसमें एक जो क्रोमैटिन का पूरा थ्रेड है, अगर इसको तोड़ा जाए, यानी कि हमारा डीएनए जब ब्रेक होता है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, क्या क्रिएट करेगा, क्रोमैटिड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। और ये जो डिफरेंट साइजेस के फ्रेगमेंट्स हैं, इनको क्रोमैटिड कहा जाता है। और हमारे डीएनए को अगर तोड़ें एक क्रोमैटिन को, तो इससे सिर्फ 46 क्रोमैटिड्स बन सकते हैं। यानी कि एक फंक्शनल सेल में जितना डीएनए होता है, उस डीएनए से सिर्फ 46 क्रोमैटिड बन सकते हैं। 46 क्रोमोसोम तब भी नहीं बन सकते। एक सिंगल क्रोमैटिन के थ्रेड से 46 क्रोमैटिड बनाए जा सकते हैं, 92 क्रोमैटिड नहीं बन सकते। और 92 क्रोमैटिड बनाने के लिए जरूरी है कि जैसे इसमें 46 है, ऐसे ही 46 कहीं और से आए। तो वो जो दूसरे 46 क्रोमैटिड है, वो ये वाला भी 46 क्रोमैटिड में टूट जाता है, ये वाला भी 46 क्रोमैटिड में टूट जाता है, और दोनों मिलके 92 क्रोमैटिड हो जाते हैं, जिससे हमारे पास 46 क्रोमोसोम बन के आ जाते हैं। ये बात क्लियर है। ये बात यहां तक क्लियर है बेटा। यहां पर अगर क्रोमोसोम पेयर में है बेटा,
तो उसको डिप्लॉयड, और सिंगल सिंगल ऐसे प्रेजेंट है तो उसको हैप्लॉयड बोला जाता है। ये बात समझ रहे हो? यहां पर ये जो डीएनए एक सिंगल थ्रेड था, इससे सिर्फ 46 क्रोमैटिड बन सकते हैं, इससे 46 अलग से बनेंगे, तब जाके 92 क्रोमैटिड्स आएंगे जिससे 46 क्रोमोसोम रेडी हो पे आ पाएंगे। हैप्लॉइड के केस में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, डिप्लॉइड के केस में एक 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, पेयर्स में प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स। और इसको बनाने के लिए बेसिकली कितना, दो डीएनए के थ्रेड्स की जरूरत पड़ी कि नहीं, दो क्रोमैटिन C1 और C2, टॉप पे देखोगे तो ऐसे में जो सेल हमारा, अभी पीछे हम हाइफे देख के आए हैं, ये जो हाइफे हमने देखा जिसमें दो न्यूक्लियाई फ्यूज करके उससे क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर जो बना ना डिप्लॉयड, फ्यूजन की वजह से जनरली जो स्ट्रक्चर बनता है, क्या हम उसको जायगोट बोलते हैं, हम इसको जायगोट नाम देंगे, हम इसको जायगोट कह सकते हैं, क्योंकि जब दो न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है तो इससे रिजल्ट क्या बनेगा, जायगोट। एक तरीके से एक प्रोसेस और बोलते हैं, नाम दिया जाता है, प्लांट्स के केस में जनरली यूज करते हैं सिंगेमी, सिंगेमी वर्ड भी यूज करते हैं कई बार। सिंगेमी वर्ड फ्यूजन के लिए यूज किया जाता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, सिंगेमी एक ऐसा वर्ड है जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट के लिए भी यूज किया जाता है, जिसके रिजल्ट में बनता क्या है, जायगोट। जायगोट का प्लॉइडी कैसा है, जायगोट इज 2n, जायगोट इज ऑलवेज 2n। क्या ये बात समझ पाए? ऑलवेज का मतलब अभी फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं इस सिचुएशन में जिसमें दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैं, तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जायगोट। अभी जो जायगोट बना है, अब ये जायगोट का क्या होगा आगे देखो, ये जो पर्टिकुलर जायगोट है या फिर ये पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के पास दो ऑप्शन है बेटा। अब दो ऑप्शंस का मतलब, पहला ऑप्शन कि ये जो हमारे पास डिप्लॉयड सेल है, आफ्टर द फ्यूजन अंडरगो meiosis to attain or again regain its original ploidy। ओरिजिनल प्लॉइडी क्या थी, वो तो एप्लॉइड थी। ऐसे में अगर ये सेल्स कोई एक को ऑब्जर्व कर लो, चाहे एक सेल जो दिखा रहा है, ये एक सेल अगर मल्टीप्लाई कर जाए, मियोसिस फॉर्म करे, तो मियोसिस में क्या होगा देखो, यहां वाले केस में मैं यहां पर इसको सेल्स बना देता हूं दो तीन, ये जो एक 2n वाला स्ट्रक्चर है, ये पहले डिवाइड कर जाएगा दो स्ट्रक्चर्स, दो सेल्स के अंदर। ये 2n वाला स्ट्रक्चर पहले डिवाइड करेगा n और n में। मान लेते हैं इस पे क्रोमोसोम है 46, देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, मान लेते हैं इसमें क्रोमोसोम है 46, तो जब ये मियोसिस 1 फॉलो करेगा बेटा, तो इसमें दोनों के पास 23 क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाएंगे। मैं लेट करने के लिए बोल रहा हूं, लेट 46 क्रोमोसोम ज्यादा है। तो ऐसे में मियोसिस 1 के पास जो दो सेल्स बनेंगे, इनके पास 23 क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे। और फिर इस वाले केस में मियोसिस 2 में यहां पर 4 सेल्स फॉर्म होंगे, और इनके पास, चारों के पास 23 क्रोमैटिड्स होंगे ईच। डिफरेंस समझना, यहां वाले केस में पेरेंट सेल के पास क्या था, 46 क्रोमोसोम, इस वक्त फिलहाल जायगोट के स्टेज पे। जब मियोसिस 1 होगा तो क्रोमोसोम आएंगे, और फिर उसके बाद मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, 4 हैप्लॉइड, ये एन दे रखा है ना, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म।
तो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स यहां बन जाएंगे, यानी कि ओरिजिनल स्टेट क्या आ गई वापस से, एन स्टेट आ गई। क्या बात समझ पाए? ये एन यानी कि हैप्लॉइड स्टेज अगेन वापस से इसने रीच कर ली। तो इस वाले केस में ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे जाके फर्दर डेवलप करके 4 टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म कर देगा, और ये जो 4 टाइप के स्पोर्स इसने फॉर्म किए हैं ये ऑन मैच्योरेशन, जब ये मैच्योर हो जाएंगे बेटा, तो ये क्या करेगा आगे जाके, मैच्योर होने के बाद ये रप्चर कर जाएगा। रप्चर करने के बाद क्या होगा, इसमें से ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे। ये जो स्पोर्स इसके अंदर बने, ये स्पोर्स यहां से बाहर निकल जाएंगे। और ये स्पोर्स, दी स्पोर्स, क्योंकि ये सेक्सुअली फॉर्म हुए हैं तो इनको सेक्सुअल स्पोर्स कहा जाएगा। और ऑन जर्मिनेशन, जब ये जर्मिनेट करेंगे तो वापस से हाइफे बना देंगे और माइसिलियम क्रिएट करके वापस से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज को फिर फॉलो करेंगे। ये साइक्लिक मैनर में चलता है, यानी कि कभी ये इनिशियल स्टेज पे हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड होने के बाद जब फ्यूजन होगा गैमेट्स का तो डिप्लॉइड स्टेज में आएंगे, एंड डिप्लॉइड स्टेज से वापस से मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हैप्लॉइड स्टेज अगेन गेन कर लेंगे बेटा। इस पूरे पार्ट के थ्रू तुम हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझ गए होगे, क्योंकि इस पार्ट के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन को कंप्लीट करवा पाना मुश्किल होता है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है बेटा। तो इस वाले पोर्शन को अभी फिलहाल हम कंसिडर करते हैं, यह वाला पोर्शन हमारा यहां पे हम स्टॉप करेंगे अभी फिलहाल के लिए। बाकी के पोर्शन को हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे, ताकि बाकी जो क्लासेस हैं फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट, इन सब में हम इस पोर्शन को देख सकें। ठीक है बेटा, यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।